बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस साइड में जितने क्वेश्चन दिए जाएं सारे के सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। और पिछली क्लास में मैंने सेट 4XD के ही क्वेश्चन करवाए थे। अगर नहीं आपने कंप्लीट किए हैं तो लिंक भी आपको मिल जाएगा, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। और इस क्लास में सेट 4XD के ही क्वेश्चन करवाएंगे और फटाफट प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर 35 पेपर आपने तैयार कर लिए, ये मेरा वादा है आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो मैं कह रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन है, इस प्रश्न को लगाओ। यहां पे बोला है रेखा युग्मों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। दो रेखाएं दे दी गई हैं और कार्तीय रूप में दे दी गई हैं रेखाओं के समीकरण। तो कार्तीय रूप में जो फार्मूला होता है कोण निकालने के लिए, हर एक बालक को पता हो और हर एक बालिका को पता हो कार्तीय रूप का जो फार्मूला मैंने बताया है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में पहले वाले रूट में आपको A1 का वर्ग प्लस B1 का वर्ग और प्लस C1 का वर्ग, ठीक है। दूसरे वाले रूट में A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग प्लस C2 का वर्ग। ये आपको फार्मूला लगाना है। हमें किस किस मान की जरूरत है भाई? A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान की जरूरत है। तो रेखाओं से मैं उतना ही लिखूंगा जितने की मेरे को जरूरत है। तो देखो भैया A1 हो गया, B1 हो गया, फिर C1 हो गया। याद रखना, जैसा मैं यहाँ पे लगवा रहा हूं ऐसे ही पेपर में आपको करना है, ठीक है भाई। हमें जितने मान की जरूरत है उतने ही मान लिखेंगे। तो A1 A2, उसके बाद B1 B2, फिर C1 C2। आप लोग कह रहे हो कि सर जी A1 B1 C1 के मान कहाँ से मिलेंगे? पहली वाली रेखा के नीचे वाले जो भी है सेम टू सेम उठा लो। 221 यहाँ पे लिखो, 2 फिर 2 फिर 1, ठीक है। 221 पहली वाली रेखा से A1 B1 C1 के मान, दूसरी वाली रेखा से A2 B2 C2 के मान 4 1 2, 4 1 2, ठीक है। दूसरी वाली रेखा से मैंने लिख लिया। क्लियर है? पहले ये बताइए फटाफट, जल्दी बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? अजय कुशवाहा, अब मेरे को लगाना है फार्मूला। कार्तीय रूप में जो फार्मूला बताया था कोण निकालने का वही लगा लो। कॉस थीटा के बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में पहले वाले रूट में A1 का वर्ग B1 का वर्ग फिर C1 का वर्ग, दूसरे वाले रूट में A2 का वर्ग B2 का वर्ग और C2 का वर्ग। अब फटाफट जो है मान रखेंगे। तो कॉस थीटा के बराबर कितने ब्रैकेट चाहिए? A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का, ठीक है भाई। अपान में तो जानते हो आपको कैसे लिखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग करो। नमस्ते भाई। A1 A2 का मान देखो, A1 का मान 2 है, 2 यहाँ पे रखो। A2 का मान कितना है? 4 यहाँ पे रखो। B1 का मान 2 है, यहाँ पे रखो। B2 का मान 1 है, यहाँ पे रखो। C1 का मान 1 है और C2 का मान 2 है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। जय श्री राम, गुड इवनिंग। देखो अब मैं क्या करूंगा, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर पहले वाले रूट में, तो क्या आएगा? A1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ से B1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग। अब इसके बाद में A2 का वर्ग प्लस C2 का वर्ग प्लस, लिखो भैया A2 का वर्ग V2 का वर्ग फिर इसके बाद C2 का वर्ग। इस तरीके से आपको करना है। तो कॉस थीटा के बराबर कितना निकल के आएगा? गुणा कर दो, 2 चाकू 8, यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। पहले वाले रूट में सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। दूसरे वाले रूट में सॉल्व करेंगे, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताइए फटाफट, सभी बालक और बालिका बताएं, यहाँ तक क्लियर है?
अब ऊपर जोड़ दो और नीचे रूट से बाहर संख्या निकालेंगे जोड़ने के बाद। जय श्री राम भाई साहब। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, आपने कहा ऊपर जोड़ेंगे तो कॉस थीटा के बराबर जोड़ो भाई। आपने कहा 8 और 2 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। मैंने यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो 4 4 8 1 9, पहले वाले रूट में 9 आएगा, दूसरे वाले रूट में 16 4 20 और 1 21, ठीक है। 21 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये निकल आएगा, 9 बाहर निकलेगा रूट से, तो 3 लिख दो ऐसे करके, काट दो अगर कुछ कट रहा है। अब मापांक हटा दो, क्योंकि अगर नेगेटिव आता तो मेरे को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है तो मापांक हटा दो। आपने कहा जी सर, मापांक मैंने हटा दिया, 3 से काट दो, 3 चौक 12, बस उत्तर आ गया। तो कॉस थीटा के बराबर आपने क्या निकाला, 4/√21। यहाँ से अगर थीटा का मान निकाला जाए तो कॉस इनवर्स 4/√21। इस तरीके सवाल आपको लगाना है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ लो, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भाई। ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा, रेखाओं के समीकरण मिलेंगे 2, अब सदिश रूप में मिल जाए तो सदिश रूप का फार्मूला लगा दो, कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण मिल जाए तब आपको कार्तीय रूप में ये फार्मूला लगाना है। दोनों फार्मूले याद करो, सदिश रूप का याद करो और कार्तीय रूप का याद करो, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो क्लास को। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है अवकल समीकरण दिया गया y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो किसी भी एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि होती हैं। पहली विधि चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी जो विधि होती है समघातीय अवकल समीकरण, तीसरी जो विधि होती है रैखिक अवकल समीकरण। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि चरों को पृथक करने की विधि लगेगी या नहीं लगेगी। तो पहले से ही मैं पहचान बता रहा हूं कि किसी भी एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने की विधि कब लगती है और कब नहीं लगती है। अगर x और y के पद गुणे में दिए जाएं, किसी भी एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण में x और y के पद इंटू में दिए जाएं, तब आपको चरों को पृथक करने की विधि लगाना है। तो यहाँ पे देखो भैया, x और y के पद गुणे में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ से x और 2y² अलग नहीं कर सकते हो, चाहे प्लस दिख जाए चाहे बीच में माइनस दिख जाए, वहां से x और y का पद अलग नहीं कर सकते हो। जब अलग नहीं कर सकते हो तब आप चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगा सकते हो। अब दूसरी विधि बता दो। आपने कहा जी सर, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, हर एक पद में समान घात होना चाहिए। तो पहले वाले पद में अगर देखा जाए 1 घात है, दूसरे वाले में 1 घात है, लेकिन इसमें 2 घात हो गई। तो हर एक पद में समान घात नहीं है, हर एक पद में समान घात नहीं है, तो ये समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। अब तीसरी विधि यहाँ पे चेक करेंगे। तो तीसरी विधि क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हो रैखिक अवकल समीकरण जो होते हैं मेरे पास 2 होते हैं, एक चर y में एक चर x में। इतनी तो जानकारी है ना। तो मैंने कहा आपसे चर y में जो रैखिक अवकल समीकरण है इसमें 2 y आपको दिखेंगे, ठीक है। ये वाला y इससे कनेक्ट होगा। अगर x में रैखिक अवकल समीकरण है तो आपको 2x मिलेंगे, यहां से ये कनेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं चर y में यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण बनेगा। तो कैसे चेक करोगे, अगर 2 जगह y दिख जाए, एक तो d के पास में y, एक इसके अलावा अगर y दिख जाए, तब आपको चर y में रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे बना लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y को काउंट करूंगा। d के पास में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, y 1 हो गया, इसके अलावा y यहाँ पे है 2 हो गया, यहाँ पे कितना है y दिख रहा है, तो y कितने हो गए मेरे 3 हो गए। तो ये नहीं लगेगी। मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, 3 y अगर दिख जाएं तब आपको चर y में रैखिक अवकल समीकरण नहीं बनाना है, क्योंकि 2 जगह अगर y दिख जाता तो चर y में रैखिक अवकल समीकरण बन जाता। अब मेरे को चर x में रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे चेक करना है। आपने कहा जी सर,
चेक कर लो, दो जगह अगर x आपको दिखाई दे रहे हैं, दो जगह x, ठीक है, दो जगह अगर x दिखाई दे रहे हैं तो भाई रैखिक अवकल समीकरण चर x में बनेगा। तो काउंट करते हैं, d के पास में सबसे पहले आपको देखना है, एक हो गया, इसके अलावा x कहीं दिख रहा है ये, तो केवल और केवल मेरे को 2x दिख रहा है, दिख रहे हैं, तो ये रैखिक अवकल समीकरण बनेगा चर x में। इस तरीके से आपको पेपर में चेक करना है, जैसे मैं बता रहा हूं 1 बाय 1 विधि आपको चेक करना है, जो विधि लग जाए वही विधि आपको लगाना है। अवकल समीकरण लिख लो। आपने कहा जी सर लिख रहा हूं अवकल समीकरण y dx, ठीक है भाई, फिर माइनस x प्लस का 2y स्क्वायर और यहाँ पे dy बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, dx अपॉन dy निकालोगे, dx अपॉन dy, इसको उस साइड लेके जाएंगे, y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर इंटू में dy। अब dy जो है dx के नीचे लाएंगे, ये लो भाई, अब ये वाला y जो है इसके नीचे लाएंगे, गुणे में नीचे जाता है, ये ध्यान रखना है, गुणे में अगर है तो नीचे जाएगा। अब मेरे को दूसरा पद x का चाहिए, बराबर के इस तरफ दो पद चाहिए, तो हमको क्या करना है, यहां से एक पद लेना है जिसमें x हो, पक्षांतर करके दो पद बन जाएंगे, बराबर में जो रहता है वो q रहता है। तो मैंने कहा y जो है x के नीचे लिख दो, तो मैंने कहा पहले dx अपॉन dy लिख दो, x के नीचे y लिख दिया, ये y इसके नीचे लिखेंगे, मीन्स 2y स्क्वायर के नीचे, ये कांटा लगा दो, x वाला पद पक्षांतर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा भाई, बराबर में आपका 2y है। अब ये बन गई, क्या बन गई, चर x में रैखिक अवकल समीकरण। तो आपने कहा जी सर अगर चर x में रैखिक अवकल समीकरण बन गई तो भाई तुलना तो करेंगे, यहाँ पे लिख लो, चर x में रैखिक अवकल समीकरण है, चर x में रैखिक अवकल समीकरण है। तो आपने कहा जी सर है, तुलना कर लो, p और q के मान निकाल दो, तुलना dx अपॉन dy माइनस जो भी है यहाँ पे प्लस लेना, ठीक है भाई, बराबर q से करने पर अब आपको बीच वाले पद से p का मान निकालना है, यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक बराबर कर दो, p का मान निकल आएगा। तो मैंने कहा p बराबर x का गुणांक कितना मिला, आपको x को छोड़ना है, बाकी सबको लिखना है, बराबर में q होता है मेरा 2y है। अब समाकलन गुणांक निकालेंगे IF, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन गुणांक, ठीक है मेरे प्यारे भाई, समाकलन गुणांक IF के बारे में जानते हो, e की घात में p dy लिखना पड़ेगा आपको, e की घात में क्या लिखना पड़ेगा, p dy आपको लिखना पड़ेगा। तो IF के बारे में जिसको नहीं पता तो यहाँ पे देख ले, e की घात में p dy, ओके, p का मान बता दो फटाफट, p का मान बता दो। तो p का मान मेरा है माइनस बनापान बाई, माइनस आगे कर लो, बनापान बाई लिख दो भाई, माइनस आगे करके बनापान बाई का करेंगे समाकलन। तो एक घात में क्या होता है बताओ, नीचे अगर एक घात है तो log के बाद में लिखा जाता है, log के बाद में लिखा जाता है, और log वाले जितने फार्मूले होते हैं माय डियर स्टूडेंट, सारे के सारे मोड में आपको ध्यान रखना है, जितने फार्मूले हों समाकलन में log के बाद में मापांक आपको यूज करना है। क्यों, क्योंकि log हमेशा धनात्मक मान पर परिभाषित होता है, कभी भी ऋणात्मक मान पर परिभाषित नहीं होता है log, तो इसीलिए मापांक आता है, मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है। तो भाई साहब ये करेंगे ऐसे करके, निगेटिव है तो बटे में जाएगा, ठीक है, इतना तो जानते हो, निगेटिव है तो बटे में जाएगा, क्यों, क्योंकि e की घात में अगर प्लस का log fx है तो अंश में लिखना पड़ता है fx, लेकिन अगर माइनस आपको दिखाई दे रहा है, माइनस अगर दिखाई दे रहा है
तब आपको नीचे लिखना है fx को। ये ध्यान रखना है, जब तक लॉग रहेगा तब तक मापांक रहेगा, लॉग हटेगा तो मापांक भी हट जाएगा। तो यहाँ पे मापांक हट गया, ठीक है भाई, क्योंकि लॉग हट गया ना तो मापांक भी हट जाएगा। इतना क्लियर है? पहले ये बताइए फटाफट, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो। अब व्यापक हल के लिए लगाएंगे फार्मूला। हम जानते हैं व्यापक हल के लिए फार्मूला किस चर से स्टार्ट होगा। अगर चर x में रैखिक अवकल समीकरण चर x में, तो फार्मूला चर x से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे if लिख दिया, बराबर में q इंटू में if, और यहाँ पे आप dy लिख दो, ठीक है भाई। तो x if का मान अभी निकाला, लिख दीजिएगा। q का मान देखिए, q का मान, q अगर देखा जाए 2 है, ठीक है, इंटू में अब if का मान 1/y है और यहाँ पे dy। समझ में आ रहा है भाई? मैंने q का मान रख दिया 2, if का मान अभी मैंने निकाला 1/y रख दिया। कट रहा है तो काटिए। अब इसका तो जानते हो समाकलन भाई, 2 आगे करके अचर पद का y लिख दो, बस खत्म खेल, और c को जोड़ दो, वक्र का समीकरण निकल के आ गया भाई। यहाँ पे देख लो, सारे मेरे प्यारे भाई क्या करें, लाइक कर दें क्लास को, क्योंकि एकदम बेहतरीन क्लास आपके लिए मैं लाया हूँ और कंप्लीट करवाऊंगा कोर्स, ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अचर पद का और प्लस का c। ये मेरा क्या निकल के आ गया, वक्र का समीकरण निकल के आ गया। यहाँ पे लिखो वक्र का समीकरण तो है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। अब आप ये भी जानते हो व्यापक हल और विशिष्ट हल। देखो विशिष्ट हल में क्या होता है, यहाँ पे जो c है इसका मान निकाला जाता है विशिष्ट हल में, लेकिन व्यापक हल में आपको c लिखना पड़ेगा, समाकलन नेता, ठीक है भाई। प्रदीप भाई अगर आप क्रॉस इंटू कर रहे हो वो भी ठीक है, अगर क्रॉस इंटू कर दो तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो ऐसे भी कर सकते हो, बाई का क्रॉस इंटू कर लो, वहां पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सर आउट ऑफ सिलेबस के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर यूज नहीं करते हैं तो नंबर उसका मिलेगा क्या, मिलेगा 101% मिलेगा, 101% मिलेगा, ठीक है। और लिख देना रिड्यूस सिलेबस, ठीक है, इतना लिख देना, जैसे क्वेश्चन आ गया, अगर आता है लगा देना, आता है क्वेश्चन तो लगा देना जितना आता हो, और फिर नीचे लिख देना रिड्यूस 2023-24, इतना लिख देना, रिड्यूस सिलेबस 2023-24, इतना लिख देना, बात खत्म, नंबर दे देगा टीचर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताइए, अजय कुशवाहा, उन्नति नायक, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए, आगे बढ़ूं? तनिष्का गुप्ता, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाओ, 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के चित्त आने की प्रायिकता क्या है? इतना ध्यान रखना, 3 से ज्यादा अगर पासा सिक्का उछलवाए तो द्विपद वंटन से सवाल लगता है, तो इसीलिए ये रिड्यूस है, ये नहीं आएगा। मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप लोग भी छोड़ दो, रिड्यूस है, ठीक है, इसको आपको नहीं करना। कैसे ध्यान रखोगे रिड्यूस है? तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पे उसने बोला है पासा या सिक्का, ठीक है, 3 से ज्यादा बार उछलवाए, पासा सिक्का वाला क्वेश्चन 3 से ज्यादा बार उछलवाए, समझो द्विपद वंटन से सवाल लगता है, मतलब 13.5 प्रश्नावली से सवाल लगता है, एनसीईआरटी की बुक से मैं बता रहा हूं। तनिष्का समझो, जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं सारे के सारे बालक समझें कि अगर क्वेश्चन में पासा सिक्का 3 से ज्यादा बार उछलवाए तो द्विपद वंटन से सवाल लगता है, मतलब 13.5 प्रश्नावली से लगेगा एनसीईआरटी की बुक से। तो आप जानते हो 13.5 क्या है, रिड्यूस है, इसीलिए आपको नहीं करना है। अब इसको मैं हटाता हूं और अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब,
ये है 6 का 4। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो मेरे को 2 बार अवकलन करना है। किस पर? देखो किसके लिए बोला है, कहता है अधिकतम जो है किसके लिए बोला है, वर्ग के लिए बोला है। लेकिन वर्ग कब बनेगा, ये जो आयत है ये वर्ग कब बन जाएगी, जब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। तो आयत के लिए काम आपको करना है, आयत के लिए काम करना है, मतलब आयत का क्षेत्रफल अधिकतम दिखा देना है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर आपको दिखानी है। तो फटाफट सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त लेते हैं और वृत्त के अंदर एक आयत लेंगे। आपने कहा जी सर, एक वृत्त आप ले लीजिएगा, इसके अंदर एक आयत रख दीजिए। डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ, जो भी स्टूडेंट हैं डायग्राम बनाए मेरे साथ साथ। एक मैंने ये आयत रख ली, और आप जानते हो वृत्त तभी खींच पाओगे जब त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे त्रिज्या अपने पास से ले लीजिए, चाहे आर रखिए चाहे ए रखिए। बगैर त्रिज्या के वृत्त नहीं खींचा जा सकता, बगैर त्रिज्या के वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, और सेंटर भी पता होता है। तो मैंने ए त्रिज्या ले ली, ओके भाई। अब इसके बाद हम लंबाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसके बाद आयत का क्षेत्रफल अधिकतम दिखा देंगे। मतलब 2 बार आपको अवकलन करना है क्षेत्रफल पर। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करता है, आधा, ये मेरी क्या है, जीवा है। तो आपने कहा जी सर, जीवा तो आधी हो ही जाएगी, लेकिन आपने ये भी कहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा आधा कर देता है। जैसे यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मतलब एम ए बराबर एम बी। ये 10th में प्रमेय है, 10th क्लास में क्या है, एक प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा आधा कर देता है। ये 10th में प्रमेय है, वृत्त आपने पढ़ा होगा। तो एम ए बराबर एम बी है, तो अगर एम ए का मान पता चल जाए तो एम बी का मान वही हो जाएगा, तो लंबाई मेरी पता चल जाएगी। तो एम ए कैसे निकालोगे, हमें पता है कि अगर ये मैं कोण थीटा ले लेता हूँ, थीटा मैं कोण ले लेता हूँ ये वाला, तो आराम से आप निकाल सकते हो एम ए। ये आधार है और ये कड़ है, तो आधार बटे कड़ कॉस थीटा में आता है। आधार बटे कड़, आधार है मेरा एम ए, कड़ कितना है, ए है, क्रॉस इंटू कर दो तो ए कॉस थीटा निकल आएगा, ए कॉस थीटा निकल आएगा एम ए। तो ए कॉस थीटा, ये भी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब आराम से लंबाई बता दो, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा। लंबाई क्या हो जाएगी, जोड़ दो, a cos थीटा, a cos थीटा, 2a cos थीटा। अब हमें चौड़ाई ऐसे ही निकालना है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ से आप लंब डाल दो इस जीवा पर। आपने कहा जी सर मैं लंब डाल रहा हूं, तो इसे n कर दो, ठीक है। और आप जानते हो किसी भी जीवा पर अगर लंब डालने हैं वृत्त के केंद्र से, जीवा को आधा आधा कर देता है, तो इसको c ले लो। तो मतलब एम बी बराबर नहीं, यम नहीं है, n है, तो एन बी बराबर एन सी। अब एन बी का मान कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये निकाल लो ना, ये मतलब ओ एम निकाल लो, तो मेरा एन बी पता चल जाएगा, क्योंकि एन बी और ओ एम बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई समान है। तो ये निकालो, ये पता चल जाएगा, ये पता है तो ये भी पता है, फिर जोड़ देंगे चौड़ाई निकल आएगी। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे आपने कॉस से एम ए निकाला, ऐसे साइन थीटा से आपको निकालना है लंब बटे कड़ होता है। तो लंब मेरा क्या है, आप बताओ भाई साहब। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ओ एम, और कड़ ए है, क्रॉस इंटू कर दो, ए साइन थीटा, ये निकल आया, क्या निकल के आ गया,
ए साइन थीटा निकल के आ गया। अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा है। ओके भाई, अब चौड़ाई बता दो सारे के सारे मेरे प्यारे भाई। एक ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, 2a साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है? लंबाई चौड़ाई मैंने निकाल दी। अगर ना क्लियर हो तो मैं दोबारा भी बता सकता हूं। क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर बताओ। ए लेता हूं क्षेत्रफल को, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपने कहा जी सर, लंबाई मेरी क्या है? लंबाई मेरी है 2a cos थीटा, चौड़ाई मेरी कितनी है? 2a sin थीटा। यही है। अब आराम से फार्मूला बना लो। कैसे? मैंने लिखा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से sin, यहाँ से cos ले लिया, तो बाहर क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर मिल जाएगा। फटाफट 2 बार अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। आपने कहा जी सर, थीटा के सापेक्ष कर दीजिएगा। तो पहले sin 2 थीटा लिख लो। a बराबर यहाँ से कितना मिला? 2a स्क्वायर इंटू में sin 2 थीटा। अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष कै बार? 2 बार। dA अपॉन डी थीटा, तो मैंने कहा साइन का कितना होगा? cos हो जाएगा। अब इसका जब दोबारा करेंगे 2 थीटा का 2 निकलेगा, 2 दूनी 4 a स्क्वायर। फिर एक बार और अवकलन करेंगे d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। कॉस का किया होगा माइनस का साइन हो जाएगा। अब फिर 2 थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे, 2 निकलेगा, 2 चाकू 8 a स्क्वायर हो गया। बताओ भाई, ये 2 लाइन आपके समझ में आई? जल्दी बताओ सर। डायग्राम रिपीट कीजिए, प्रदीप कह रहे हैं। कर देता हूं डायग्राम। देखो, इसने बोला है कि एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर आयत आपको बनानी है। एक वृत्त दिया गया, उसके अंदर आपको आयत बनानी है। तो वृत्त आप तभी खींच सकते हो जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता हो। तो केंद्र हमने ओ ले लिया, त्रिज्या अपने पास से ए ले ली। आपकी मर्जी है, आर ले सकते हो स्मॉल लेटर में, तो ए ले लो। अब ये जो आयत है ना, यही आपको बताना है अधिकतम क्षेत्रफल। तो आयत का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई निकालने के लिए मैंने क्या बोला है? लंबाई निकालने के लिए वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर लंब डाल रहे हो तो जीवा को आधा आधा करता है। तो एम ए और एम बी बराबर है। तो एम ए का मान मैंने कॉस थीटा से निकाला, आधार बटे कड़। तो ए कॉस थीटा, ये भी ए कॉस थीटा। तो मेरी लंबाई 2a cos थीटा। जोड़ दो, लंबाई पता लग जाएगी। जैसे मैंने लंबाई निकाल के बताई, वैसे ही आपको चौड़ाई निकाल के बताइए। भाई लंबाई आपको एम ए से पता चलेगी, चौड़ाई आपकी ओ एम से पता चलेगी। ओ एम और एन बी बराबर है। तो भैया ये कैसे निकलेगा? ये लंब है, लंब बटे कड़ होता है साइन थीटा के बराबर। तो ए साइन थीटा ये निकल गया, ये ए साइन थीटा तो ये भी ए साइन थीटा। तो अगर ये ए साइन थीटा तो ऊपर वाला भी ए साइन थीटा है। तो चौड़ाई जोड़ दो, ए साइन थीटा 2a साइन थीटा। अब फटाफट, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पे अवकलन किया जाता तो फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ता, फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ता अगर अवकलन वहां पर करते। लेकिन मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड ना लगाओ, तो एक फार्मूला बना लो साइन 2 थीटा। अब फर्स्ट और सेकंड नहीं लगाना पड़ेगा। अब मेरे को अवकलन करना थीटा के सापेक्ष। तो जितनी बार करोगे उतनी बार 2 निकल के आएगा। पहली बार किया 2 निकला, 2 दूनी 4 हो गया। दोबारा अवकलन किया, ठीक है, 2 चाकू 8 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? थीटा का मान निकालना है यहाँ से। तो क्या लिखोगे? ए के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए ये लिखो भाई, ए के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, ए के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। तो डी ए अपॉन डी थीटा बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा भाई साहब। अब डी ए अपॉन डी थीटा का मान दे लो 4a स्क्वायर cos 2 थीटा के बराबर 0। अब यहां से मैं क्या करूंगा? थीटा का मान निकालता हूं। तो पहले आप क्या करिए? भाग लगा दीजिएगा। किसका लगाओगे? 4a स्क्वायर का लगा दो, 0 के बटे लिख दो, क्योंकि मेरे को थीटा का मान निकालना है। तो 4a स्क्वायर 0 के अपान लिखना पड़ेगा, तो बराबर 0 ही आएगा। अब बताओ, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस लाना पड़ेगा।
कॉस की टेबल में कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस की टेबल में कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो रेडियन में आपको लिखना है, ठीक है, π/2। याद रखना उच्चिष्ट और निम्निष्ट में जो कोण निकालना है वो रेडियन में। पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में अगर कोण आपको निकालना है तो रेडियन में। ये ध्यान रखो कि कोण किस जगह कैसा निकाला जाएगा। तो यहाँ पर तो मेरे को पता रेडियन में निकालना है, तो बराबर π/2 कॉस से कॉस हटा दिया। अब यहाँ से अगर थीटा का मान निकाला जाए तो π/4 मिलेगा। अब थीटा का मान पता चल गया। इसी थीटा के मान पर क्या करना है आपको, सेकंड अवकलन जो किया है ना वो क्या दिखाना है आपको, निगेटिव दिखाना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव आएगा तभी ये अधिकतम हो पाएगा। तो यही आप मान किस में रख दीजिएगा, d2a/d θ² में रखिएगा। आपने कहा जी सर मैं रखूंगा, कहाँ गया ये, तो d2a/d बराबर कितना मेरे पास -8a² है ना, और साइन 2θ है तो आपने कहा 2θ का मान π/4। तो यहां से काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। साइन 90 का मान बता दो, आपने कहा सर 1, तो 1 का गुणा करेंगे -8a² में, तो आपने कहा जी सर नेगेटिव जो है यही आएगा। बताओ हो गया 0 से छोटा, लिख दो थीटा बराबर π/4 पर ए मेरा क्या हो गया, अधिकतम हो गया, अधिकतम हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, अधिकतम हो गया। अब लंबाई चौड़ाई बराबर कर दो, क्योंकि मेरे को आयत एक वर्ग भी दिखाना है, तो लंबाई निकाल लो। लंबाई बराबर देखो यहाँ पे क्या है, लंबाई बराबर 2a cos थीटा, तो 2a cos थीटा, थीटा का मान बता दो 45, इसका मान कितना होता है 1/√2। अगर ना हल करो कोई दिक्कत नहीं है, 2a इंटू में 1/√2 ऐसा ही लिखा रहने दो, या फिर √2a लिख सकते हो। हल करने पर √2a आ जाएगा। तो आपने कहा जी सर मैं हल कर देता हूँ, कर दो कर दो कर दो, हल कर दो फटाफट। सारे सारे मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं, हल कर दें। चौड़ाई निकालो, इतनी ही चौड़ाई निकलना चाहिए, इतनी ही चौड़ाई आपकी आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो, कैसे लिखोगे, अगर मैं एक घात में आधी घात घटा रहा हूं तो कितना मिलेगा, √2a मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको चौड़ाई निकालना है। आपने कहा जी सर चौड़ाई निकालता हूं, तो देखो यहाँ पे चौड़ाई कितना है मेरे पास, 2a sin थीटा, तो थीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखो थीटा का मान मेरा कितना निकला, π/4 निकला। तो 45 जानते हो, √2 दे देगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे रखो, ठीक है। तो 2a और 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको भाई, मिल जाएगा √2 इंटू में a। दोनों मान बराबर निकले। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है, अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत क्या है, एक वर्ग है। अतः करके लिख दो, अतः करके लिख दो, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत क्या है, एक वर्ग है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग है। इस तरीके से आपको लिखना है। लग गया सवाल, BBI डाल लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है पेपर में, BBI डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्कान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो आव्यूह का क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम का मतलब है इनवर्स आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, फार्मूले से। ये आपको फार्मूला लगाना है, याद है ना प्रतिलोम का फार्मूला, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A/साढ़े, ये लगाना आपको फार्मूला, ठीक है। होमवर्क में डाल रहा हूँ और ये क्वेश्चन आता है हर साल, BBI डाल लो इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं डाल रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। होमवर्क है ये, हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेलकम तनिष्का गुप्ता, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने ही चैनल
वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर। जय श्री राम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 7 का खा है। तो आप जानते हो हर साल ये क्वेश्चन आता है, 8 नंबर दे के जाएगा या फिर 5 नंबर दे के जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर साल आता है भाई, हर साल आता है एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए आव्यूह विधि से। ठीक है, अब मैं आपको एडजी ट्रिक से बताता हूँ कि कैसे मान निकलेंगे, अपना बेसिक से कर लेना। ठीक है, एडजी ट्रिक 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहला तरीका ये है, जितने समीकरण दिए गए हैं पहले उनको लिख लो। आपने कहा 2x माइनस का 3y प्लस का 5z बराबर में इतना, 2x माइनस का 3y प्लस का 5z बराबर इतना, 3x प्लस का 2y माइनस का 4z बराबर नेगेटिव का 5। ठीक है, 3x प्लस का y माइनस का 2z बराबर में माइनस का 3। अब समीकरण मेरे पास कितने हैं? 3 है। पहला तरीका इन समीकरण को हल करने का ये है कि 3 समीकरण में से 2 समीकरण आपको ऐसे लेना है जिसमें 2 चर कट जाएं, चाहे वो एक्स जेड कटे, चाहे वाई जेड कटे, चाहे भैया एक्स जेड कटे या एक्स वाई कटे, मतलब 2 चर कट जाएं। इन 3 समीकरण में 2 समीकरण ऐसे लेके चलो कि 2 चर कट जाएं। पहला तरीका हो गया। अगर पहला तरीका नहीं यूज हो रहा है, 2 चर नहीं कट रहे हैं, तब आपको दूसरा तरीका लगाना है। समीकरण 1 और 2 को पकड़ो, जेड को काट दो विलोपन विधि से, फिर 2 और 3 को पकड़ो, जेड को काटना है। जो 2 समीकरण बने हैं उनको हल करो, एक्स और वाई का मान आ जाएगा। वही एक्स और वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, जेड का मान आ जाएगा। तो पहला तरीका मैं यूज करता हूं। पहला तरीका ये है एडजी ट्रिक में कि 3 समीकरण में से 2 समीकरण आपको ऐसे लेना है जिसमें 2 चर कट जाएं। तो अगर एक के साथ में मैं 2 ले रहा हूं तो देखो 2 चर कट जाएंगे। तो आपने कहा जी सर, यहाँ पे अगर मैं 3 का गुणा कर रहा हूं तो केवल एक्स को काट पाऊंगा, वाई और जेड नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर रहा हूं तो वाई कटेगा, एक्स और जेड नहीं कटेगा। मतलब समीकरण 1 और 2 नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 चर नहीं कट रहे हैं। अब 1 और 3 में देखो 2 चर कट जाएंगे। अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, 3 का कर रहा हूँ, तो केवल और केवल वाई वाले पद कटेंगे, एक्स और जेड बचेगा। अगर मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो एक्स वाला पद कटेगा, वाई और जेड नहीं कटेगा। तो मतलब ऐसे 2 समीकरण नहीं हैं जिसमें 2 चर कट रहे हैं। पहला तरीका हो गया फेल। अब दूसरा तरीका देखो, 1 और 2 को पकड़ो, जेड को काटना है। कैसे काटोगे? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब सेम टू सेम बनाओ। 4 का गुणा किस में कर दो? 1 में, और 5 का गुणा 2 में कर दो। और आपको जोड़ना है, जोड़ोगे तभी ये कटेगा। ठीक है भाई। तो 4 दूनी 8 और 5 तीन 15, 15 और 8 23 एक्स हो गया। ठीक है। अब 4 तीन 12, 5 दूनी 10 माइनस 2 वाई मिला बराबर 11 चौक 44 और माइनस 11 पंजे 55, कितना मिलेगा? माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 4 डालो। तो 1 और 2 को हल कर लिया। अब आपको क्या करना है? इन 2 को हल करना है। इन 2 को, जेड को ही काटना है, मतलब इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। और घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, घटाने पर तो जेड वाला पद कट जाएगा। 2 का गुणा इसमें होगा, 3 में से 2 गया, प्लस का एक्स मिलेगा। फिर यहाँ पे गुणा करोगे तो ये कट जाएगा। कैसे? 2y हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला कटा, ये वाला भी कट गया। तो x का मान यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, ये वाला हटा दो क्योंकि ये तो पहले वाले के लिए है। ठीक है, समीकरण 4 बना था उसके लिए। केवल इतना देखो, 2 दूनी 4 जेड, ये कटेगा, प्लस माइनस ये भी कटेगा, केवल ये बचा, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे गुणा करो, 2 3 6, तो 6 में से 5 गया, एक एक्स का मान आ गया, यही एक्स का मान इसमें रख दो तो वाई का मान आ जाएगा। 23 में से 11 को घटाएंगे बराबर में 2 वाई। ठीक है, एक्स का मान इसी में रख दो तो वाई का मान निकल आएगा। वाई का पक्षांतर कर दिया, 11 को इधर लाए, प्लस का हो गया भाई। ओके, अब जोड़ो। तो आपने कहा 4
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। बाई का मान कितना निकलेगा, 2 एकम 2 सत्ते 14, बाई का मान 7 निकला। ओके, अब इसके बाद में बाई और एक्स का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, जेड का मान निकल आएगा, तो इसी में रख लो लास्ट वाले में, यही सिंपल है। तो एक्स और बाई को जोड़ो, देखो यहाँ पे प्लस बाई, यहाँ पे प्लस 1, 17 और 1 18 और माइनस का 2 जेड बराबर माइनस का 3। तो 3 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 2 जेड, तो 18 3 21 हुआ। तो कहीं मिस्टेक हुई है, बता भाई। अगर मिस्टेक है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बटे मारा, तो बटे में बहुत कम आंसर आता है। तो x का मान जो निकला इसमें ना रखो, x का जो मान निकला है वो इसमें ना रखो, किस में रखो, मैं आपको बताता हूँ। इन दो को हल किया, 2 चर कट गए, ठीक है, 2 चर कट गए, इसको मैं हटाता हूँ। तो पहला जो रूल लगाया था वहीं से हो रहा है, क्योंकि पहला रूल क्या था, 2 चर कट जाएं, तो 2 चर कट गए। अब दूसरा तरीका ना यूज करो जो मैं बता रहा था। तो ठीक है, आपने कहा आगे बढ़ता हूँ, एक्स का तो मान पता चल गया ना, ठीक है। अब बाई और जेड में 2 समीकरण बनाओ, कैसे, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दूँ, आपने कहा ठीक है समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो माइनस का कितना मिला, 3y प्लस का 5z, ठीक है। एक्स का मान मैंने यहाँ पे बन रखा, ये 2 इसमें घटाओ तो 9 मिला, समीकरण नंबर 4। अब एक्स का मान इसमें रखो या फिर इसमें रखो, आपकी मर्जी। तो इसमें रख लो, तो y माइनस का 2z, यहाँ पे x बराबर 1 रख रहे हैं, 1 जब उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, इसे 5 डाल लो। अब हल कर लो, तो आप जानते हो अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दें और जोड़ दें तो ये कट जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर 3 दूनी 6 माइनस का z मिलेगा, तो 3 चौक 12, 12 में से अगर 9 माइनस करेंगे -3, मतलब जेड का मान कितना आया, 3 आया। एक्स का मान पता है, जेड का मान पता है। अब जेड का मान इन्हीं 2 में से किसी एक में रख दो तो बाई का मान पता लग जाएगा, इसमें रखो, इसमें सेकंड वाले में। तो y 2 3 6 बराबर -4, बाई बराबर कितना मिला, -4 प्लस का 6, तो बाई बराबर आ गया मेरा 2। तो एक्स का मान 1 आया, बाई का मान 2 निकला, जेड का मान 3 निकला। तो इस तरीके से 8G ट्रिक से उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक से लगा लेना, होमवर्क में डाल रहा हूँ। बताइए बताइए, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? सर समुद्र जितना सिलेबस नदी जितना पढ़ पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, प्रदीप भाई मजा आ गया भाई, आपको सल्यूट करता हूँ, आपने इतना अच्छा लिखा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा ही मजा है भाई, आपने मजा कर दिया। अजय कुशवाहा सर आगे बताइए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भाई साहब इस वाले व्यंजक का समाकलन कर दिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आरक्यू में डाल रहा हूँ, अगर ना आपसे लगे तो बताओ, मैं लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 2023 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक, या फिर 2022 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक कहीं ना कहीं इसको मैंने लगाया जरूर है। तो आपके पास अगर पीडीएफ नोट्स हैं तो इसको देख लेना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो जाएगा, जल्दी बताओ। अजय कुशवाहा, तनिष्का, बस 4 मिनट में लगा दूंगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आरक्यू डाल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए ये सवाल देखिएगा, इसको लगवा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, एक ब्रैकेट ये है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, चाहे वो x² हो या x -0 का होल स्क्वायर हो। तो अगर नीचे 2 या 2 से अधिक ब्रैकेट मिल जाए तो आंशिक भिन्न से समाकलन किया जाता है। आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन आपको लगानी है। तो देखो आंशिक भिन्न से लगेगा, 2 या अधिक ब्रैकेट मिल जाए तो आंशिक भिन्न आपको लगानी है। तो यहाँ पे 1 से 3 लिख दो, फिर 1/x² और x + 1 और यहाँ पे dx, ठीक है भाई।
चलिए भाई आंशिक में लगा दीजिएगा, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, तो इसमें कितनी घातें हैं 2 और इस पर 1 घात है, 2 और 1 को जोड़ो कितना मिला 3। मतलब अगर होल घात देखी जाए ब्रैकेट पर, अगर उनको जोड़ा जाए जितना मिलेगा समझो उतने ही पद बनेंगे। तो इस एक पद के कितने पद बनेंगे 3 पद बनेंगे। कैसे बनाओगे आप जानते हो कि भाई साहब मेरे पास एक्स स्क्वायर है, 1 घात से स्टार्ट करो, फिर कहां तक जाना है जहां तक बताए, एक्स स्क्वायर बता रहा है तो एक्स स्क्वायर तक आपको जाना है। तो ऊपर तो आपको ए ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपने होल स्क्वायर लिया है तो बी ही लिखना पड़ेगा। ए और बी का मान आपको निकालना है और इस ब्रैकेट के लिए ऊपर कितना आएगा सी आएगा, ऊपर क्या आएगा सी आएगा, तो सी का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब बताओ डायरेक्ट मान किसका मिल जाएगा, डायरेक्ट मान किसका मिल जाएगा। कल वाली क्लास में मैंने डायरेक्ट मान बताए थे कि ABCD के कैसे निकलते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। आप यहां से डायरेक्ट उसी का मान निकाल सकते हो जिसके अपान ओरिजिनल वैल्यू हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, जिसके अपान एक्स स्क्वायर है उसी की डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी। एक्स प्लस 1 की होल घात 1 है, जिसके अपान एक्स प्लस 1 दिखाई देता है उसी की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो ओरिजिनल वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखी, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दिखी, तो केवल और केवल बी और सी के मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके बाद ए का मान कैसे निकालेंगे, अपने पास से एक्स का मान 0 1 -1 2 -2, ठीक है, इस तरीके से मान लिखेंगे और स्टार्टिंग के ही एक्स के मान यूज करेंगे, तुरंत ए का मान निकल आएगा। तो जिसके अपान ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल का मतलब सेम टू सेम है, उसी का मान डायरेक्ट निकलेगा। जैसे एक्स प्लस 1 का होल घात 1 दिखाई दे रहा है तो समझो उसी का मान डायरेक्ट निकलेगा। अब इसका मान निकालना है बी का, तो नीचे वाले को 0 बनाना है, एक्स के स्थान पे कितना ऐसा रख दें ये 0 बन जाए। आपने कहा सर 0 रख दो, तो ये 0 हो गया। इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में इसी को आपको छुपाना है, 0 यहाँ पे बनाते हैं और जस्ट ऊपर वाली लाइन में इसी को आपको छुपाना है एक्स स्क्वायर को। जहां जहां एक्स है आपको 0 रखना है, तो 1/0 + 1 सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 मिलेगा, तो बी का मान 1 मिल गया। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब सी का मान निकालेंगे, तो सी के नीचे जो है ना उसे 0 बनाओ, तो एक्स के स्थान पे कितना रख दें, कितना अपने पास से रख दें कि ये 0 बन जाए। तो आपने कहा एक्स बराबर -1 रखो, तो ये खत्म हो गया। अब इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में इसी को आपको छुपाना है, छुपा लो। अब जहां जहां एक्स है कितना रखोगे -1 रखोगे, तो 1/-1 का वर्ग, तो 1 आएगा, 1/1 ठीक है। तो मेरे को v और c का मान पता चल गया। अब इसके बाद a का मान निकालना है। कैसे, अपने पास से x का मान 0 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे करके आपको लिखना है। स्टार्टिंग का ही मान 1 उठाना है, क्यों, क्योंकि केवल a का मान निकालना है, केवल 1 का मान चाहिए, तो केवल x का मान आपको 1 लेना है। कौन सा लेना है, इनमें से कोई सा ले लो, लेकिन उसको छोड़ दो जो यहाँ पर और यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पे x का मान 0 यूज किया है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे x का मान -1 यूज किया है तो इसको छोड़ दो। इतना ध्यान रखना है, x का मान वही आपको यहाँ से लेना है जो आपने यूज ना किया हो। तो मैंने 0 यूज किया है और -1 यूज किया है, तो 0 और -1 को छोड़ दो। अब आपको यहाँ से x का मान लेना है 1, कोई सा ले लो, तो स्टार्टिंग कर ले लो 1, वही 1 रखेंगे, a का मान आ जाएगा। देखो कैसे, x बराबर 1, ये इसके बराबर है, तो 1/1 का वर्ग और 1 प्लस का 1। मैंने कहा ये वाला आपको मान लेना है केवल, ठीक है, आपने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे देखो भाई a का मान निकालना है, x के स्थान पे 1 रखना है। b का मान पता चल गया ना, ठीक है, b को हटा दो, x के स्थान पे 1 रखेंगे। यहाँ पे c का मान पता चल गया, c को हटा दो, 1 + 1। यहाँ से कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे, 1/2 मिल गया। आराम से देख लो, 1/2 ही निकला। यहाँ पे तो a है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना 1/2,
तो 1/2 तो कट जाएगा, ये तो 0 हो गया। पक्षांतर करो तो a बराबर कितना आया, -1 आया। अब a का मान पता चल गया, यहाँ पे रख देंगे, समाकलन कर देंगे। देखो भाई, आप लोग क्या करो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो बस। मैंने कहा a का मान पता चल गया, तो i बराबर मैं क्या लिख रहा हूं, पहले तो लिमिट लिखता हूं। लिमिट कितनी है, 1 से 3 है। a का मान -1 है, अपान में x है। b का मान 1 निकला था, c का मान 1 निकला था, बना पान 1 + x। अब आप क्या करो, अलग अलग समाकलन करके अलग अलग लिमिट लगा दो। यहां तक क्लियर है भाई? a b c के मान आपने समझ लिए? जल्दी बताओ यार, मैं कितनी मेहनत करता हूं आपके लिए कि कम समय में पेपर में सवाल लग जाए। आपकी दम निकलती है क्लास को लाइक करने में। यहाँ पे देखो, इतना अच्छा मेथड बताया, कम समय में पेपर में सवाल लग जाएगा, कम समय में। सरजीत सक्सेना जैसा मैं बता रहा हूं, पैसा देकर भी ऐसी क्लास नहीं मिल पाएगी। पैसा भी चला जाएगा, ये कोई नहीं आपको बताएगा, वही बताएगा किताबी ज्ञान। 2 पन्ने में सवाल लगता है, 2 पन्ने में। तो 2 पन्ने में मत लगाओ, ए बी सी के मान निकालो, कैसे भी निकालो। ए बी सी के मान निकल गए, हो गया समाकलन। पहले वाले पद का नीचे अगर देखा जाए 1 घात है, तो लॉग के बाद में मोड। याद रखना, लॉग के जितने फार्मूले हैं मापांक आपको यूज करना है, ठीक है भाई। इसमें लिमिट लगा दो 1 से 3। इसका बता दो, समाकलन तो जानते हो, -1/x होता है, 1/x² का -1/x होता है, ठीक है भाई। 1 से 3, ये वाला लॉग के बाद में लिख दो, 1 + का x। अब यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 1 से 3। अब यहाँ पे देखो i बराबर, पहले आप क्या करो, अपर लिमिट। जब संख्या यूज करेंगे ना तो मापांक हट जाता है, संख्यात्मक मान बोलते हैं। 1 और 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, ये संख्या है ना, संख्यात्मक मान बोलेंगे। अगर संख्यात्मक मान यूज करते हो तो मापांक हट जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपर माइनस लोअर। यहाँ पे देखो, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो -1 लिख दो, क्या करोगे यार, जैसे बनापान आपने 3 लिखा, -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताओ, अपर जैसे 3 रखोगे, 3 1 4 हो जाएगा। लोअर जब 1 रखोगे ना तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। यहाँ पे देखो, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। चाहो तो लिख सकते हो ऐसे करके। यहाँ से 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, नेगेटिव का 2 मिला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2/3। यहाँ पे log m/n लगा दो, तो 4/2, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो, आंसर तो लिखना पड़ेगा ना। आप लोग क्या करो, नोट करते रहो भाई। i के बराबर मैं लिख रहा हूँ, पहला पद तो माइनस का log 3 है। पहला पद क्या है, माइनस का log 3, फिर प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, फिर प्लस का log 2 है। अब इसमें लगा लो फार्मूला, log m/n का लग जाएगा, प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे। देखो भाई, ये पहले लिख रहा हूँ 2/3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे m/n 2/3। ये मेरा उत्तर आ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? अगला सवाल देखो भाई साहब, नमे का ये हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं है। इस प्रकार के सवाल मैंने बहुत सारे बताए हैं। हो जाए? जल्दी बताओ यार, क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन के मैंने 2023 के सारे सेट में क्वेश्चन करवाए, 2022 के भी सेट कंप्लीट करवाए, उसमें भी मैंने रैखिक प्रोग्रामन के सवाल बताए। कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन का हो जाना चाहिए। बहुत बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, लगाने का तरीका एक है जो मैं बता चुका हूँ, लगाने का तरीका एक है जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला सवाल बताओ।
हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई। न्यूनतम दूरी निकालना है। न्यूनतम दूरी का सवाल फिक्स है। न्यूनतम दूरी का सवाल क्या है? फिक्स है, कर लेना, ठीक है। होमवर्क में डाल रहा हूँ, हर साल आता है BBI क्वेश्चन, डाल दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल सवाल आता है। पाँच नंबर या फिर 8 नंबर दे के जाएगा। आठ नंबर या फिर 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही असमांतर रेखाएं हैं, क्योंकि अगर बाद वाले सदिश अलग अलग हैं तो ये दोनों क्या हैं? असमांतर सदिश हैं। असमांतर सदिश हैं तो रेखाएं कैसी हैं? असमांतर हैं। असमांतर रेखा के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ भाई? असमांतर रेखाओं के लिए, असमांतर रेखाओं के लिए बताओ, न्यूनतम दूरी का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, याद है ना? वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 अपान में वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 का मॉडुलस मतलब मापांक। सारे के सारे स्टूडेंट होल मापांक इसलिए लगाओ क्योंकि न्यूनतम दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, तो इसीलिए होल मापांक भी आपको लगाना है और ये नीचे इसका मापांक निकालना पड़ेगा। इकाई आपको लिखना है, दूरी का मात्रक तो लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे मात्रक जरूर आपको लिखना है, ठीक है भाई, ये आपको लगाना है, ये फार्मूला है, ठीक है। हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, हर साल आता है, हर साल। हाँ सर जी, सक्सेना। जो लोग लब की बातें करते हैं इनके लिए शायरी हो जाए। हाँ तो वही वाली मैं कह दूं जो पिछली क्लास में कही थी कि इश्क करते करते दिल धतूरा पड़ गया, जब चांद पे 4 जूते पड़ गए इश्क पूरा हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ सेट 4XD। कल वाली क्लास में सेट 5 लेकर आएंगे 2022 का। 22 का तो हो ही गया, 2020 का लेकर आएंगे। और अभी मैं 9 बजे वाली क्लास में समाकलन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए करवाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9 बजे वाली क्लास में आपको आना है, ठीक है। फिर कल से कंटिन्यू 6:30 बजे क्लास, फिर 8:30 बजे क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।